Hi everyone, welcome to today's video. So guys, in this video we are going to discuss about three stocks. स्टॉक के नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, कार ट्रेड एंड KRBL. सो इन तीन स्टॉक पे मैं डिस्कशन करूंगा एंड बेसिकली ये स्टॉक करंट मार्केट फॉल की वजह से काफी ज्यादा नीचे आए हुए हैं. सो आपको लग रहा होगा कि मैं इवेंचुअली यही बोलने वाला हूँ कि अरे तीनों स्टॉक अच्छे हैं, खरीदो, वैल्यू बाय हैं. बट ऐसा नहीं है. इन तीन में से कोई एक स्टॉक ऐसा है जिसके फाइनेंशियल्स बहुत ही बेकार हैं और वो स्टॉक लिटरली एक पीस ऑफ क्रैप जैसा है. तो उसे हमें जल्द से जल्द सेल कर देना चाहिए और बाकी दो स्टॉक्स रिलेटिवली बेटर हैं. सो कौन से दो स्टॉक अच्छे हैं, कौन सा स्टॉक बेकार है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, पहला स्टॉक जिसमें मैं डिस्कशन करना चाहूंगा वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि रिसेंटली इसका जो हाई था, यहां से ये स्टॉक 47% नीचे आया हुआ है. तो ये स्टॉक काफी ज्यादा गिरा है रिसेंटली. सो पता ही हमें कि निफ्टी में काफी ज्यादा करेक्शन चल रही है, ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा करेक्टेड है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज काफी ज्यादा नीचे आया हुआ है. सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर फॉर सच अ ह्यूज फॉल. सो एक बार हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल को स्टडी करेंगे टू गेट टू नो कि क्या ये स्टॉक सही में बुरा है या फॉर नो रीजन गिर रहा है. सो एक बार मैं इसके फाइनेंशियल्स में आके आपको दिखाना चाहूंगा कि 7,700 करोड़ रुपीस की कंपनी है विच इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन. इट्स अ यूनिकॉर्न. और सॉरी, यूनिकॉर्न बेसिकली स्टार्टअप के लिए यूज होता है बट इट्स अ $1 बिलियन फर्म. करंट प्राइस है इसका 166 रुपीज एंड बुक वैल्यू इज 331 रुपीज. बुक वैल्यू से स्टॉक 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है. तो क्लियर कट पहला जो टारगेट हमें मिलता है वो है कि इस स्टॉक को इसकी बुक वैल्यू तक जाना चाहिए. सेकंड थिंग, डिविडेंड यील्ड इज गुड. प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज एक्सीलेंट 8.6. लेट्स लुक एट इट्स फाइनेंशियल, दैट इफ इट्स फाइनेंशियल्स आर इंप्रूविंग और नॉट. अगर रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में कोई बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं है. रेवेन्यू हैज बीन गोइंग डाउन. एक्सपेंसेस भी इन्होंने ऑप्टिमाइज किए हैं, एक्सपेंसेस आर आल्सो गोइंग डाउन. और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी नीचे गए हैं. अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? सी, नेट प्रॉफिट नीचे गए हैं लेकिन ये जो 190 करोड़ है विच इज रफली 200 करोड़ के अराउंड मान लो, और यहाँ पे फिगर ये ऑलमोस्ट 800 करोड़ ही है. तो पी रेशियो को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, वो 8.6 ही है. लेट से इसकी अर्निंग्स जो है वो 100 करोड़ के अराउंड भी हो जाती हैं स्टेबल होते वक्त. तो इसकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ की नेट प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा लगभग 400 करोड़ है, 500 करोड़ रुपीस के आसपास. उसके हिसाब से इसकी पी रेशियो बनती है ऑलमोस्ट 15. तो ऐसी कंपनी 15 की पी रेशियो पे कोई बैड डील नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. डिविडेंड पे आउट रेशियो इनका अच्छा है, डिविडेंड यील्ड इनकी अच्छी है एंड टू मी व्हाट आई हाउ आई सी इज कि ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू तक जानी चाहिए. कब जाएगी मुझे नहीं पता. जेपी पावर जानी चाहिए थी, बुक वैल्यू के बहुत पास जाके जेपी पावर वापस नीचे आई है. मैं अपने पोर्टफोलियो से उसको निकाल चुका था, फिर से एंट्री कर लूंगा मैं जेपी पावर में. बट इंडिया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस is still a great company according to me. I have positions in this company because it is a small cap company. So मेरे पोर्टफोलियो का 1.5% से ज्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है एंड आई एम गोइंग टू होल्ड माई पोजीशन. मैं अपनी पोजीशन सेल करने वाला नहीं हूं. और अगर मैं इनकी बुक्स की बात करने की कोशिश करूं तो बोरोइंग्स जो है, जो ये लोन आगे देते हैं, वो रिसेंटली थोड़ा सा कम हुआ है. इनका खुद का पैसा और भी हल्का सा कम हुआ है. तो कंपनी इस दिन कह सकते हैं कि कंपनी कुछ हद तक डिक्लाइन फेज में है. लेकिन कंपनी की बुक्स में जो वैल्यू है, ऐसी कंपनीज यूजुअली अपनी बुक वैल्यू तक जाती हैं. जब तक ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं बनती है मैं इस कंपनी को सेल करने का नहीं सोचूंगा. और एफ ने भी इसमें रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक की होल्डिंग भी काफी ज्यादा बढ़ी है. तो डजंट रियली मैटर मच. पॉइंट इज कि बिग प्लेयर्स आर आल्सो बाइंग दिस स्टॉक एंड इट इज अ ग्रेट कंपनी. सो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस स्टॉक. सेकेंड स्टॉक जिसपे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं वो स्टॉक है कार ट्रेड. तो आपको दिख रहा है कार ट्रेड अपनी लिस्टिंग के बाद से ही लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है. एंड इसने लगभग कितनी परसेंटेज वेल्थ लूज की है अपने इन्वेस्टर्स की, एक बार देख लेते हैं हम अपनी स्क्रीन पे. तो इन्होंने ऑलमोस्ट 65% ऑफ द वेल्थ लॉस्ट कर दी है अपने इन्वेस्टर्स की. तो इस कंपनी में क्या करना चाहिए? हल्का सा इसके फाइनेंशियल्स की तरफ देखते हैं. टेक्निकली तो ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है बट क्या ये सस्ता है या गोबर, ये देखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. सो कार ट्रेड की मैं यहाँ पे आया. इसकी बुक वैल्यू इज 335. करंट प्राइस बुक वैल्यू से अभी भी ऑलमोस्ट 1.8 टू 1.7 टाइम्स पे है. 2600 करोड़ की कंपनी है. पी रेशियो इसकी 33 दिख रही है. लेकिन एक बार नीचे आके देखते हैं. द कंपनी हैज बीन जनरेटिंग लॉस सिंस पास्ट 3 क्वार्टर्स. मुझे नहीं पता इसकी पी रेशियो पॉजिटिव कैसे है. कंपनी का नेट लॉस हो रहा है -44, -41, -29 करोड़. एक बार इसको लेट्स जस्ट सेट इट टू कंसोलिडेटेड, थोड़ी बेटर पिक्चर मिलेगी. या
-45 करोड़, -38 करोड़, -23 करोड़। ओके, सो गाइस बेसिकली यहाँ पे ये मार्च 21 तक का डेटा है हमारे पास। इसके बाद जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है वो डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो ये जून 21 है, इससे पहले जो भी ईयर का डेटा था वो यहाँ पे मिसिंग है, और वो यहाँ पे 91 करोड़ रुपीस मेंशन कर रखा है। लेकिन कीप इन माइंड कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो सिर्फ 47 करोड़ था, और इन्हें ये बेसिकली कोई डेफर्ड टैक्स एसेट के फॉर्म में कुछ तो टैक्स रिबेट मिली थी, जिसकी वजह से इनका ये 91 करोड़ का प्रॉफिट आ रखा है, वरना ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। रिसेंटली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो लॉस लगातार इस कंपनी के लॉस हुए हैं, मतलब कंपनी सेल्स कुछ भी नहीं जनरेट कर पा रही है, और कंपनी के एक्सपेंसेस ढेर सारे हैं। एक बार मैं आपको एक्सपेंसेस एक्सपेंड करके दिखाना चाहता हूँ। माई नेट इज अ लिटिल स्लो आई गेस, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस एक्सपेंड नहीं हो रहा है। लेट मी जस्ट रीलोड दिस पेज। या सो बेसिकली कंपनी की जो मेन कॉस्ट है वो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। अब वो चाहे स्टॉक ऑप्शंस के फॉर्म में पे कर रही है, जितना भी पे कर रही है, कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो इट्स अ टेक ड्रिवन कंपनी, कंपनी अगर अपना एम्प्लॉय कॉस्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगी तो इस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो पाना आगे बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी है। सो ये जो पी रेशियो आपको यहाँ पे दिख रही है ना 33.1 की, ये पी रेशियो एक्चुअली में जीरो होनी चाहिए। जीरो भी क्या, ये पी रेशियो एक्चुअली में नेगेटिव होनी चाहिए। नाउ मैं इसके एसेट्स पे हल्का सा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि सी प्रॉफिट एंड लॉस के उस हिसाब से तो ये कंपनी एकदम ही बकवास है। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे इसका रिजर्व्स थोड़ा सा है, लेकिन ये कब तक टिकेगा? अगर लगातार कंपनी हर क्वार्टर ऐसे ही 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ के लॉस करती रही तो ये जो कंपनी का खुद का पैसा है ये ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाला। नाउ एक चीज़ हमें दिख रही है और हमें दूर से देख के लग रहा है कि वाओ कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत है। एक बार आके देख लेते हैं भैया फिक्स्ड एसेट है भी या नहीं। फिक्स्ड एसेट में हमें दिख रहा है कंपनी के पास लैंड कुछ भी नहीं है, प्लांट्स एंड मशीनरी कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग थोड़ा बहुत ही है, और जो कंपनी का मेन पैसा आता है वो आता है इनटेंजिबल एसेट से। अब यार इनटेंजिबल एसेट के साथ ना दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। फर्स्ट थिंग इज इनटेंजिबल एसेट्स आर लाइक स्टोरी, गुडविल। हॉर्लिक्स एक ब्रांड है, अगर हॉर्लिक्स की फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने में मुझे मे बी 1,000 करोड़ रुपए लगे, अगर लगने होते, ऐसी कोई हॉर्लिक्स का जो भी मटेरियल होता है वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में मुझे 1,000 करोड़ रुपए लगते हैं। लेकिन अगर मैं हॉर्लिक्स का ब्रांड खरीदने जाऊंगा ना, जो भी उसकी पेरेंट कंपनी है, तो वो मुझे 3-4 हजार करोड़ में वो ब्रांड बेचेगा। क्यों? क्योंकि हॉर्लिक्स एक ब्रांड ऑलरेडी बन चुका है। सिमिलरली बॉर्नविटा एक ब्रांड बन चुका है, तो और उनके ढेर सारे कस्टमर बेस हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन 1,000 करोड़ एंड दिस 3,000 करोड़, वो डिफरेंस आता है गुडविल की वजह से, ब्रांड की वजह से। तो इनके जो ये मेनली सारे इनटेंजिबल एसेट्स है ना, ये एसेट किसी के भी काम के नहीं है, ये बस इन्होंने गुडविल या कस्टमर्स को एक एसेट के फॉर्म में दिखाया गया है जो कि किसी काम का है नहीं। तो एक बार जैसे मैं इनकी स्टेटमेंट में गया तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये 8976 इतने जो लाख रुपीस है, बेसिकली करोड़ में ये 898 करोड़ रुपीस बैठ जाएगा, इतने की इनकी गुडविल है। एंड गुडविल के साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर मैं टाइप करूं डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट अमेंडेड द इनकम टैक्स थ्रू फाइनेंस डिसअलाउइंग गुडविल टू बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट, विच मीन्स गुडविल पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। सी डेप्रिसिएशन का ना बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। जैसे हम जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को दिखाएं, कुछ भी चीज़ें हम दिखाएं, जो भी लोन पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको, एक्सपेंसेस को दिखा के हम अपने टैक्स में रिबेट ले। तो गुडविल को वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ 20 करोड़ है, अगर गुडविल इनके डेप्रिसिएशन में कंसीडर हो पाती तो वो 200-300 करोड़ रुपए अमाउंट यहाँ पे आता, जिसकी वजह से उन्हें वो अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उससे क्या होता, वो पैसा इवेंचुअली इन्हीं के पास रहता। बेशक वो नेट प्रॉफिट में नहीं आता, लेकिन ये कंपनी कैश फ्लो रिच बनती जाती। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कहाँ पे होते हैं, जस्ट अ सेकंड, कंपनी के यहाँ पे जो ये रिजर्व्स है, ये रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जाते अगर कंपनी गुडविल पे भी अपना जो है टैक्स बेनिफिट ले पाती। लेकिन ये वो भी नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके ये एसेट जो है गुडविल है, ये एसेट लिटरली किसी भी काम के नहीं है। कंपनी के पास एसेट सिर्फ ये 39 करोड़ 12 करोड़ 7 करोड़, खैर सारा मिला के भी जो भी देख लो, अदर फिक्स एसेट जो भी है, सो बेसिकली 1,000 माइनस दिस 900 करोड़, ऑलमोस्ट 130 करोड़ के आसपास के ही कंपनी के पास एसेट्स हैं ढंग के। उससे ज्यादा एसेट इस कंपनी के पास नहीं है, 130 नहीं, सॉरी, या 130-140 के आसपास।
तो कंपनी में दम है ही नहीं। कंपनी मतलब आप खुद ही सोचो ना यार, सिर्फ इतने से एसेट से कंपनी क्या ही बिजनेस करेगी। ये 40 करोड़ और ये अदर एसेट जो 125 करोड़ है, 125 और 40 ऑलमोस्ट कितना, लगभग 150 करोड़ मान लो। तो ये 150 नहीं, सॉरी, हाँ 125 और ये 40 हो गया ऑलमोस्ट। मैथ्स एडअप नहीं हो रही है। 898 प्लस 125, ये 1020 तो नहीं हो रहा है, बट ठीक है, कुछ होगी कहीं पे कैलकुलेशन इशू। द पॉइंट हेयर इज कि कंपनी के पास एसेट्स कुछ बहुत बहुत खास नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी कुछ खास अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकती है और ना ही कर पा रही है। जो इनके नंबर्स में, इनके यहाँ क्वार्टरली नंबर्स में चीज़ें साफ साफ क्लियर हैं एकदम। तो इस कंपनी में पहली बात तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करनी बेवकूफ़ी थी। अगर इन्वेस्ट कर दिया और तुम्हें लग रहा है कभी ना कभी एग्जिट मिलेगा, तो मेरे भाई ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है। कार ट्रेड से जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर भागो। कार ट्रेड इज द वर्स्ट कंपनी पॉसिबल। खैर, इससे वर्स्ट भी एक और कंपनी है जिससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ हमने आईब्यूल कवर कर लिया, हमने कार ट्रेड कवर कर लिया। थर्ड कंपनी इन माई लिस्ट इज KRBL। गाइज, इस पे मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पे लेके जाना चाहूंगा। तो KRBL पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सो गाइस, ये हम KRBL पे आ गए। बुक वैल्यू हल्की सी कम है, लेकिन कंपनी ए सिर्फ 9 की पी पे अवेलेबल है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर जस्ट अमेजिंग। कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है। एंड रिजल्ट पे जाके देखते हैं, कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट डॉट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन ओके ओके है, मतलब बहुत बुरा नहीं है। थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम हुआ है, खैर काफ़ी कम हुआ है, बट मुझे इतनी कोई इशू नज़र नहीं आती है। एज आई ऑलवेज से, अ बैड क्वार्टर और मे बी अ बैड ईयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर सच ग्रेट स्टॉक्स। ईयरली बेसिस पे भी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट इनफ मेंटेन है। सो KRBL पे भी मैं अपनी होल्ड रेटिंग तो नहीं बोलूँगा, खैर मैं एटलीस्ट होल्ड करना चाहूँगा। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल एनी स्टॉक, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट KRBL और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को मैं होल्ड कर रहा हूँ। कार ट्रेड को ना मैंने खरीदा था, ना मैं खरीदूंगा ऐसे घटिया स्टॉक को। KRBL मैंने किस प्राइस पे वीडियो बनाई थी, लेट मी जस्ट चेक। तो एक बार अगर मैं यूट्यूब पे जाके आपको दिखाना चाहूँ, सो गाइस यहाँ पे मैंने 4 महीने पहले ये स्टॉक डिस्कस किया था। एंड जब डिस्कस किया था तब इस स्टॉक का प्राइस था, एक सेकेंड, सो गाइस जब मैंने स्टॉक डिस्कस किया था तब इस स्टॉक का प्राइस था 318 रुपये। अब देखते हैं एक बार इस स्टॉक का क्या प्राइस है, उससे तो खैर काफ़ी नीचे आया हुआ है। अब ये स्टॉक 196 पे है। मैं इस स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि ये स्टॉक हमें बहुत 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 अच्छे रिटर्न्स देगा। ऑल वी हैव टू डू एंड ऑल वी हैव टू शो ओवर हेयर इज, आई बिलीव, अ लॉट ऑफ पेशेंस। कि इस स्टॉक में मुझे कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है, बस थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। मैं इस स्टॉक को इस प्राइस पे तो डेफिनेटली बेचने वाला नहीं हूँ। बाकी चॉइस इज योर। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन बाय और सेल। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो दैट व्हाट आई एम डूइंग विद दीज 3 स्टॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।